हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने अर्ली हिस्टोरियोग्राफी इन अर्ली ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी इन मिडवल इंडिया। तो मिडवल इंडिया के दौर में जो इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी है वो कौन कौन सी थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले हम जिस इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करेंगे वो रहेगा पीरियड हमारा सल्तनत पीरियड। फिर उसके बाद हमारा मुग़ल पीरियड रहेगा। सल्तनत पीरियड में सबसे पहले हम कुछ पॉइंटर्स यानी शुरुआत के बारे में बात करेंगे। फिर 14th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। फिर लेट 14 और फिर उसके बाद 15th सेंचुरी की बात करेंगे। मुगल्स के बारे में हम अर्ली हिस्ट्री राइटिंग की बात करेंगे। फिर अकबर के बारे में बात करेंगे जो कि उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री है। फिर अकबर के नॉन ऑफिशियल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि अकबर अपने दौर में काफ़ी हिस्ट्री को प्रमोट भी करता था। फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब की बात करेंगे और उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने हम इस टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है सल्तनत पीरियड से। होता क्या है कि सल्तनत पीरियड जो शुरू होता है वो मोहम्मद गोरी के भारत में हमले के बाद शुरू होता है। मोहम्मद गोरी का पहला हमला 1175 में होता है और ये लगातार 1206 तक भारत पे हमला करते रहता है। इस दौर में 1191 और 1192 में तराइन के 2 बैटल होते हैं जिसमें उसने पृथ्वीराज से संघर्ष होता है और पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था 1192 के तराइन के बैटल में। यहाँ के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से फिर इंडिया में टर्किश इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है और इंडिया पूरी तरह से मुस्लिम रूल के अंदर आने लगता है, खासकर अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की। तो ये है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनका असर होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशंस भी बढ़ने लगता है। अब अगर हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं तो 12वीं सदी यानी कि 1100 मतलब लेट 12th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वहीं से हमें हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेडिशन शुरू होती है और ये आपका पूरे सल्तनत पीरियड के आखिर तक में देखने को मिलता है जो कि 1526 तक जाता है। तो एक ये चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइनर में हमारा सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो ये नाम आता है फ़ख्र मुदब्बिर, जिसने लिखे अदबुल व शुजात। इसके अलावा हमारा जो नाम आता है अब्दुल रज़ाक, जिसकी किताब है माल्ता उस सदाइन, जो कि एक ट्रैवलॉग है यानी कि एक यात्रा वृत्तांत है। फिर तुतसी का सियासतनामा है और इब्न बतूता का रीला, ये सब इब्न बतूता का रीला और शिहाबुद्दीन उमरी का मसालिकुल अफसार ममालिक अल अंसार, ये किताब का नाम है। तो इन सारी किताबों को हम देखेंगे अभी। तो पॉइनर में सबसे पहले हम नाम आता है तो इसमें आता है मोहम्मद बिन मंसूर, जिसे फ़ख्र मुदब्बिर भी कहा जाता है। ये गज़नी से लाहौर की तरफ माइग्रेट करता है और गजनवी के दौर में ये लाहौर में आ जाता है और ये अपनी किताब लिखता है शिजराए अंसाब। यहाँ पे ये जो जितने भी इस्लाम के जितने भी पैगंबर हैं उनके वंशावली के बारे में ये जिक्र करता है अपनी किताब में। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम शासक थे उनका जिक्र अपने इसमें किताब में करता है। खासकर इसमें मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम का जिक्र करता है जो कि मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके अलावा ये कहा जाता है कि इसका जो इसकी किताब में जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का एज अ सिपह सलार अपॉइंट होना और 1206 तक के इवेंट को कवर करता है। फिर इस किताब में सबसे ख़ास बात यह है कि मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी की उसके जो भी क्वालिटीज़ थे या फिर जो भी उसके
का खासियत थी, काबिलियत थी, उसको हाईलाइट करता है। लेकिन इसमें जो भारत में जो भी हमले करने का या फिर जो भी मुस्लिम सत्ता को कायम करने का जो भी श्रेय है वो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे रखा है। हालांकि ऐबक के नाकामियों को इसने छिपा के रखा है, इसने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐबक के बारे में इसने काफ़ी कुछ अपने उसमें फ़ख्र मुदब्बिर ने मेंशन किया है। दूसरा जो नाम हमें आता है फ़ख्र मुदब्बिर का, वो है अदबुल हर्ब व सुजात। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये किताब इल्तुतमिश को डेडिकेटेड है, जिसमें इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और ये हमारे इसमें बताया गया है कि वॉर टैक्टिक्स, वॉर मोड्स और एक तरीके से स्टेट ट्रीटाइज है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है। जैसे डिपार्टमेंट हो गए, वॉर टैक्टिक्स हो गई, मोड ऑफ वॉरफेयर, वॉर हॉर्स, देयर ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा एक सुल्तान का क्या फ़र्ज़ होता है, एक हुकूमत कैसे अपने आप को फंक्शन करती है, उसके बारे में भी हमें इसमें देखने को मिलता है। जो दूसरा इतिहासकार हमारे सामने शुरुआत में आता है उसका नाम है ताज उल मासिर। ये एक्चुअली में इतिहासकार नहीं है, ये एक्चुअली में एक किताब है, ताज उल मासिर। इसके जो आथर हैं उनका नाम है हसन निजामी, जो कि ईरान के निशापुर से इंडिया माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे ये अपने इस ताज उल मासिर को में जो चीज़ें हैं वो अगेन ऐबक और इल्तुतमिश के दौर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। फिर इसके अलावा मतलब कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद गोरी, ऐबक और इल्तुतमिश के जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे उसके बारे में इसमें बताते हैं। फिर तीसरी किताब आती है मिनहाजुस सिराज जुज़जानी की, जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। तबकात मतलब होता है कि सेक्शन, यानी कि उन इवेंट्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो सेक्शन वाइज और या फिर चैप्टर वाइज किताब में दिए गए हैं, जो कि नासिरुद्दीन महमूद तक, यानी कि पीरियड आपका हो गया, आपका रफली मान लीजिए 1266 तक आप मान के चलिए, ये कवर है, यहाँ तक कवर करता है। तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे इसमें बताता है कि किस तरह से मतलब नासिरुद्दीन महमूद रूल करता है, कैसे इसके पहले के जितने भी शासक थे, रज़िया कैसे रूल की है, क्या इसके बाद उसका बरहाम शाह कैसे रूल करता है, और इसके अलावा बलबन का क्या रोल था, उसके बारे में भी हमें अच्छा खासा चीज़ें हमें देखने को मिलता है। इसी किताब में हमें ये देखने को मिलता है कि मिनहाजुस सिराज को जो है वो एक मदरसा नासरी है। मिनहाजुस सिराज जिसके बारे में बताता है, मदरसा नासरी, उसका उसे हेड मास्टर बनाया गया था। फिर इसके बाद में काजी, उसे चीफ काजी का भी सल्तनत में ओहदा दिया गया सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दौर में। तो ये सारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हसन तबकात, जो मिनहाज की तबकात है, वो हसन निजामी का और फ़ख्र मुदब्बिर का कंटिन्यूएशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉइनर के पर्सपेक्टिव से हमें जानने को मिलती हैं। अब आते हैं हम 14th सेंचुरी के हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। जो 14th सेंचुरी की हिस्टोरियोग्राफी है उसमें सबसे पहला नाम आता है ज़ियाउद्दीन बर्नी का, जो कि अगेन बहुत फेमस है। इसके अलावा जो हमारा नाम आता है, जो दूसरा नाम आता है, वो है आमिर खुसरो का। और तीसरा जो नाम आता है वो है आपका शम्स ए सिराज अफीफ।
ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। इसके अलावा एक और है इसका नाम है इसामी। तो इसामी के भी बारे में बात करते हैं। तो फुतूह उस सलातिन ऑफ इसामी is a versified history of Muslim rulers in India. It begins with the account of Sultan Mahmud Ghaznavi and comes to the close of Bahmani Sultanate in the Deccan. इसामी की जो फुतूह सलातिन है ये आपका महमूद गजनवी के दौर से लेकर आपका बहमनी सल्तनत तक के पीरियड को कवर करता है, जब बहमनी सल्तनत दक्कन में फाउंड होती है। और बहमनी सल्तनत दक्कन में कब फाउंड होती है तो वो होता है ईयर आपका 1346 को। 1336 को आपका विजयनगर एम्पायर फाउंड होता है, 1346 को आपका बहमनी सल्तनत फाउंड होती है। ठीक है, तो यानी कि 900 से लेकर मतलब रफली 999 से लेकर 1346 तक का जो पीरियड कवर करता है वो आपका है फुतूह उस सलातिन, जिसे लिखा है किसने, इसामी ने। तो उसी हिसाब से इसमें बात करता है कि जो इसमें आपका मंगोलों के हमलों को भी बताता है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोलों के बहुत सारे इंडिया पे हमले होते हैं और किस तरीके से उन हमलों को अलाउद्दीन खिलजी टैकल करता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी इसमें काफ़ी जिक्र है। इसके पिता जो हैं जिसका नाम रहता है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चीज़ें मेंशन है। बेसिकली बात करें तो इसामी का पूरा नाम इज़ुद्दीन इसामी है और ये एक रिटायर्ड नोबल था और ये इसे फोर्सफुली इसे जो मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से इसे दौलताबाद शिफ्ट किया गया था, जो कि आपको पता है कि मोहम्मद तुगलक का एक बहुत ही विवादास्पद बयान था। नॉट विवादास्पद बयान, एक विवादास्पद फैसला था। तो वो चाहता था कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दिया जाए ताकि सल्तनत के जितने भी मसले हैं उनको आसानी से हल किया जा सके। लेकिन इसी वजह से ये इसामी जो है मोहम्मद बिन तुगलक से और खाया बैठा था और इसलिए उसकी जो हॉस्टिलिटी थी, उसकी जो एक तरीके से नाराज़गी थी, वो उसके राइटिंग्स में भी हमें देखने को मिलती है। और इसका जो इसामी के जो नरेटिव है, इसके जो शुरुआती हिस्से हैं वो हमें बेसिकली ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड मिलते हैं, जो कि कभी कभी ज़्यादा विश्वसनीय साबित नहीं होते। इसके अलावा इसके दौर में हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक रूप से हमें मिलती हैं। फिर दूसरा नाम आता है बर्नी, जो है इसामी के ही जानकारियों को लेके तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही को लिखता है। अब तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही जो ज़ियाउद्दीन बर्नी है, ये अपने आप में एक मास्टरपीस कंसीडर की जाती है इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी में, खासकर दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो। क्योंकि तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही जो इसलिए इसकी ख़ास बात ये है क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूटी ऑफ चेंज है। ये इसकी शुरुआत होती है जब सुल्तान बलबन दिल्ली के तख्त पे बैठता है और ये आता है सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक के पहले 6 सालों तक का ये पूरा कवर करता है, यानी 1356 तक। अब इसकी खासियत तो मैंने बता ही दिया कि एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन किए रखे हैं उसमें। इसमें ये अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करता है, उसके जितने भी मंगोलों के हमले थे उसको डिस्कस करता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ भी उसके मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी नाकामियाँ थी, जितनी भी उसके पागलपन थे, उसको जिक्र इसमें करता है। ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी और पागल किस्म का आदमी था और इसने ऐसी चीज़ें उस दौर में की थी जो कि किसी भी सूरत में
एक आम आदमी या फिर एक समझदार आदमी करना नहीं चाहता, क्योंकि बर्नी एक तरीके से अगर बात करें तो एक इस्लामिक विचारों वाला व्यक्ति था, और मोहम्मद तुगलक की जो साइंटिफिक या फिर दिमाग से सोचने वाली शक्ति थी उसको पसंद नहीं करता था। फिर इसके बाद बात करते हैं, अगर हम लेट 14th सेंचुरी की बात करते हैं तो इसमें आता है नाम हमारा एक किताब है जिसका नाम है सीरत फिरोज शाही, और ये एक एनोनिमस राइटर है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, वो लिखा है। फिर इसके अलावा एक और किताब है जिसे कहते हैं फुतूहात फिरोज शाही, और इसे खुद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही जिसे शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है। ये तो ये जो शम्स सिराज की तारीख फिरोज शाही वो बर्नी की तारीख फिरोज शाही का एक तरीके से कंटिन्यूएशन है, उसको आगे के पीरियड को कवर करता है। फुतूहात फिरोज शाही की अगर हम बात करें तो ये आपका जामा मस्जिद जो था वो दिल्ली के जामा मस्जिद में, जो कि फिरोजाबाद में था, वहाँ पे लिखा हुआ था। बाद में से इसकी कॉपी को एक किताब के शक्ल में दे दिया गया, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि सभी लोग को इसके बारे में पता चले, एक उसकी क्या नीति थी या फिर क्या उस जनता के बारे में क्या सोचता था उसके बारे में सब कुछ पता चले। तो ये सारी चीज़ें थी। अब 15th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो 15th सेंचुरी में अगर हम हमारा सबसे पहला नाम आता है तो वो है तारीख मुबारक शाही, जिसे लिखा है यहया बिन अहमद सरहिंदी ने। ये इसकी ये अगेन मोहम्मद गोरी के हमले से लेकर ये शुरू करता है, और ये सैयद शासक मोहम्मद शाह के ताजपोशी तक ये इसे लिखता है। इसे यहया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है, और इसमें तैमूर के हमला जो 1398 में होता है उसको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया गया है कि कैसे तैमूर के हमले के बाद सैयदों ने दिल्ली में अपनी ताकत बढ़ाई थी। इसके अलावा 15th सेंचुरी के हिस्टोरियन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा शिहाब हकीम का, जिसने एक मालवा के ऊपर इतिहास लिखा है और उसका नाम लिखा है मालवा के सुल्तान का नाम था सुल्तान महमूद खिलजी, और इसने किताब का नाम लिखा है मासिर महमूद शाही। इसके अलावा अब्दुल हसन तूनी जो कि एक इमिग्रेंट था और अहमदाबाद में सेटल हो चुका था, उसने भी गुजरात के सुल्तान जो थे उसका भी नाम महमूद शाह था, उसने भी महमूद मासिर महमूद शाही लिखा है, और गुजरात के सुल्तान का नाम था महमूद शाह बेगड़ा ये दोनों ही अपने किताबें जो है रीजनल स्तर पर जो वहाँ के राजा हैं उनके बारे में चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और है मोहम्मद बिहामद खानी, इसने किया है तारीख़ मुहम्मदी, इसने लिखा है तारीख़ मुहम्मदी, और नाम है मोहम्मद बिहामद खानी, जो कि कालपी का रहने वाला था। ये तबकात के फॉर्म में इसे अगेन लिखा है, जो कि सेक्शन के फॉर्म में होता है, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं तबकात नासिरी की समरी है, तबकात नासिरी और तारीख़ फिरोज शाही की समरी है। तो ये कुछ हमें 15th सेंचुरी के हमें देखने को किताबें मिलती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी अंडर मुगल्स के बारे में। अब मुगल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारा जहन में आता है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये खुद भी एक बहुत ही बड़ा राइटर था, और इसे अपने साथ पर्सनल डायरी लिखता था जिसे हम कहते हैं तुजुक बाबरी या बाबरनामा। इसकी खासियत ये है कि इसमें बड़े ही दिलचस्प तरीके से अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों के बारे में इसने मेंशन किया है।
जैसे इसके जो अकाउंट थे सेंट्रल एशिया और खुरासान के बारे में, इसमें उद्देश्य परकता तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो भारत के बारे में और यहाँ के रूलिंग इलाइट के बारे में, यहाँ के जो रहने वाले लोग उनके बारे में जो देखने को मिलती है, उसमें उद्देश्य परकता की कमी देखने को मिलती है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो जब वो भारत आता है तो यहाँ के जितने भी रूलिंग इलाइट्स थे उसके साथ इसके संबंध काफ़ी अच्छे थे नहीं, तो इसलिए उसके जो किताबें थी उसमें हमें उद्देश्य परकता की कमी देखने को और एक तरीके से बायसनेस हमें देखने को मिलता है। खासकर राजपूतों और अफगानों के बारे में वो कहता है कि ये लोग बहुत ही मतलब परस्त और मौका परस्त कौम है और इन पे भरोसा करना यानी अपनी टांगों पे हथौड़ा मारना है। इसके अलावा यह भी कहता है कि यहाँ पे सरकारों की बहुत लंबी तादाद है और इसमें उसको हर साल सालाना रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसके अलावा यहाँ के जो जियोग्राफिकल डिटेल्स है उसके बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। बाबर का जो बेटा रहता है हुमायूं, उसे भी इतिहास में काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रहता है और वो अपने ज़माने में अपने दौर में खावंद मीर नाम के एक मशहूर हिस्टोरियन को हिस्ट्री राइटिंग देने का काम करता है और इसलिए उस खावंद मीर ने 1535 में कानून ए हुमायूनी के नाम से एक किताब लिखी जो कि उसकी स्टेट पॉलिसी को डिस्क्राइब करती है। अब अकबर की बात करते हैं तो अकबर जो था आपका एक तरीके से हम समझें तो एक ऐसा शासक था जो कि हिस्ट्री राइटिंग को काफ़ी प्रमोट करता था। इसके ज़माने में ऑफिशियल हिस्टोरियन भी थे और कुछ नॉन ऑफिशियल हिस्टोरियन भी थे। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ने शुरुआत में अपने हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत करवाई और अपने पिता के दौर में जितने भी ऑफिसर्स थे या फिर जितने भी उनके करीबी थी उनको कह दिया कि अपने एक संस्मरण जितने भी हैं, अपनी जो भी मेमोरी में आपकी चीज़ें हैं उनको आप एक तारीख ए अल्फ़ी के तौर पे आप लिखें, ठीक है। तो उसके इंस्टेंस पे अकबर के कहने पे अकबर की बुआ जिनका नाम था गुलबदन बेगम, बायजीद बियत जो कि एक और हुमायूं का ऑफिसर था और जौहर आफ्ताबची जो कि हुमायूं का पर्सनल सेक्रेटरी था, उसने अपने जो भी संस्मरण थे उसे किताब के शक्ल में दिखाया। अकबर की जो बुआ थी गुलबदन बेगम, उनकी किताब का नाम था हुमायूं नामा, जो कि अगेन हुमायूं के बारे में हुमायूं के दौर में जो शाही हरम होता था उसके बारे में हमें देखने को इस किताब में मिलता है। बायजीद बियत जो था वो मुनीम खान के अंडर में सर्व करता है जो कि जौनपुर और बंगाल को गवर्न कर रहा था और अकबर ने उसके ऊपर नज़र रखने को कहा था। उसकी किताब का नाम था तज़किरात ए हुमायूं व अकबर। तो इसमें उसने अपने सामने जो भी हुमायूं के इवेंट्स को देखा, आंखों देखा विवरण, उसको उसमें लिख दिया। इसके अलावा जौहर आफ्ताबची ने भी जो कि हुमायूं को सर्व किया था, इसने हुमायूं के नाम पे लिखा तज़किरात उल वाक़यात। तो कुल मिला के ये सब तारीख ए अल्फ़ी का एक वो बन गया, सोर्स बन गया। अब तारीख ए अल्फ़ी तो बन गया, लेकिन इसके बाद वो चाहता था कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हों। फिर इसके बाद उसने कहा कि अब वो चाहता था कि उसके जो इतिहास हो उसमें उसको खूब बड़ा चढ़ा के या इंसान कामिल के तौर पे अपने आप को शो करे। तो इसलिए अकबर ने अबुल फजल को इस चीज़ के लिए वो किया और अबुल फजल ने एक किताब का नाम लिखा जिसका नाम था अकबरनामा और आईने अकबरी। इन दोनों में ही अकबर के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर और जिसे कहते हैं चापलूसी की गई है।
इतनी ज़्यादा चापलूसी की गई है, एक बार देखने पे लगता है कि यार ये इसकी कोई सच्चाई ही नहीं है। तो अबुल फजल की इन चापलूसियों को अगर हमें काउंटर करना है तो इसमें हमें सबसे पहला नाम आता है निज़ामुद्दीन अहमद और अब्दुल कादिर बदायूनी। ये दो बहुत ही प्रमुख हिस्टोरियन थे जो कि अबुल फजल की जो आईन अकबरी और अकबरनामा था उसको काउंटर करते थे। निज़ामुद्दीन जो था ख्वाजा मुकीम हरावी का एक, जो कि बाबर का और हुमायूं के दौर में एक नोबल था, उसका बेटा था। बड़ा ही समझदार और पढ़ा लिखा आदमी था। और इसने जो था इसने किताब लिखी, तो निज़ामुद्दीन अहमद अपनी किताब में ये बताता है कि जो उसका जो उसके दौर में जो कंट्रोवर्शियल महज़र था वो उसे अबुल फजल की किताब में मेंशन ही नहीं किया। यानी कि महज़र जो एक कंट्रोवर्शियल फैसला जो था उसको उसकी किताब में हमें देखने को मिलता है। ये निज़ामुद्दीन अहमद की किताब में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा तो इसकी किताब जो थी इसका नाम था तबकात एक अकबरी। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी, इसके किताब का नाम था मुंतखाब उत तवारीख। ये जो था बेसिकली अकबर के तरीके से क्रिटिसाइज़ करने के लिए बनाया गया था और इसमें उन चीज़ों को दिखाया गया था जिनको अबुल फजल और निज़ामुद्दीन अहमद ने भी अपने किताब में नहीं दिखाया था। जैसे इबादत खाना किस तरीके से फेलियर रहा, किस तरीके से इसके वेरियस एक्सपेडिशन बिल्कुल मतलब नाकाम रहे, करोड़ी में किस तरीके से एक तरीके से डिज़ास्टर हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हमें बदायूनी की किताब से हमें देखने को मिलता है। इससे हमें अकबर के जो एक ट्रू रूल था उसका हमें एक विविड डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर खुद भी बहुत ही पढ़ा लिखा था और वो अपनी डायरी खुद लिखता था। इसका नाम था तुझके जहांगीरी। तो जब तक उसकी सेहत उसको परमिट करती थी तो वो तुझके जहांगीरी में अपने मेमोयर को, अपनी यादों को, अपनी चीज़ों को लिखता था। इसके अलावा शेख अब्दुल हक की जवादुत तारीख भी उसके इतिहास के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें बताती है। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो मुतमद खान को इकबाल नामा जहांगीरी का काम सौंपा गया जब शाहजहाँ अपने गद्दी पे बैठा। इसके अलावा वो चाहता था कि एक शाहजहाँ नामा भी आए, बादशाह नामा नाम की किताब भी बने। तो उसके दौर में कई सारे बादशाह नामा हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मोहम्मद साले कम्बो जिसने अमल ए साले या शाहजहाँ नामा लिखा, ठीक है। फिर अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो भी बादशाह नामा लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी की भी बादशाह नामा हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा उसके मोहम्मद वारिस जो था उसने भी बादशाह नामा लिखा। तो हमें दो बादशाह नामा हमें देखने को मिलते हैं। औरंगज़ेब के टाइम पे बात करें तो मोहम्मद काजिम जो कि मोहम्मद अमीन कज़वीनी का बेटा था, उसने आलमगीर नामा 1668 में लिखा है। ये गलत है, ये 1668 में लिखा है। और इसमें जो है औरंगज़ेब की बेतहाशा तारीफ की गई है, चापलूसी की गई। इस चीज़ से औरंगज़ेब बेहद मायूस और बेहद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहता है कि ये तुम लोग नहीं लिखोगे, तुम लोग किसी काम के नहीं हो मेरे बारे में। क्योंकि औरंगज़ेब को पसंद नहीं था कि उसके बारे में इस तरह की चापलूसी क्योंकि अनरियलिस्टिक हो उसे डिस्क्राइब भी किया जाए। तो उसकी मौत के बाद 1711 में साकी मुस्तैद खान ने मासिर ए आलमगीरी को लिखा जो कि इस पीरियड को गैप को भरता है। इसके अलावा जैसे अकबरनामा और बादशाहनामा था, जैसे उसी तरह से मासिर ए आलमगीरी जो था वो औरंगज़ेब के टाइम को काफ़ी हद तक कवर करता है। और इसमें एक तरीके से हम कहें तो काजिम की आलमगीर नामा को भी एक तरीके से सप्लीमेंट करता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो मासिर उल उमरा, जिसे शाह नवाज़ खान लिखा था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर हम बात करें तो दीवान ए पसंद, जिसे राय छत्तर महल कहा गया। बहुत सारे नोबल्स ने इस तरीके की किताब लिखी। जैसे एक और नोबल का नाम हमें आता है अमानुल्लाह हुसैन की किताब है जिसका नाम है गंज ए बुदावर्द, जिसे एग्रीकल्चर पे लिखा गया है। और मिर्जा नाथन की बहिरिस्तान ए गायबी, जिसे 1623 में लिखा गया था। ये सब मुग़ल दौर की बहुत ही फेमस किताबें हैं। तो हमने देखा कि इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, अब कल हम इसके बारे में बात करेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।